हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं अजीत कुमार आज आप सभी के समक्ष 3 और 5 अंक वाले प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न उत्तर है ये सिविक्स जो 10वीं का बुक है, सिविक्स के क्वेश्चन आंसर का वीडियो है जो चैप्टर 4 से संबंध रखता है, जिसका नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इस चैप्टर में जितने भी 3 और 5 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वीडियो है। तो आइए वीडियो में बढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे ही बेहतर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे बेहतर क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको मिलता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और क्वेश्चन आंसर को लिख सके। और पेन और कॉपी लेकर आप बैठे और क्वेश्चन आंसर को लिखते चले। ये बेहतर क्वेश्चन आंसर है जो परीक्षाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे जरूर लिखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी देख सके और आने वाले वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है कि जीवन में उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। तो भारत में लैंगिक भेदभाव एक आम बात है और यहाँ पर लैंगिक भेदभाव बहुत बड़े स्तर पर होता है। तो यहाँ पर लैंगिक भेदभाव होता है और हमें नजर नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसका जिक्र करने पर हमें पता चलता है कि स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, परंतु हमें नहीं पता चलता है। तो उसी के विषय में आपको बोलना है। जैसे कि महिलाओं के ऊपर घरेलू दायित्व को दे देना, कि घर में खाना बनाना, बच्चों को संभालना, घर को साफ सुथरा रखना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो उन्हें फिर से फ्रेश करके रखना, बच्चों के कपड़े को साफ करना। ये सारी जो दायित्व है हम ये सोच लेते हैं कि घर के महिलाओं की है, और ऐसे में हम अपने दायित्व को भूल जाते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव होता है। दूसरी चीज, पुरुष का अत्यधिक नियंत्रण होना, यानी कि किसी भी पारिवारिक नजर से देखें, अगर किसी भी घर परिवार को देखें तो आप देखिएगा कि उसमें पुरुष का अधिक अधिक नियंत्रण है। पुरुष ही अत्यधिक बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तो इस तरह से पुरुष का नियंत्रण है। दूसरा, व्यवस्थापिकाओं में कम प्रतिनिधित्व। व्यवस्थापिकाएं मतलब यानी कि सांसद वगैरह, अगर किसी मंत्री परिषद की बात करें तो उसमें जो महिला है उनका बहुत ही कम योगदान है, महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है। कन्या भ्रूण हत्या जो बहुत ही कह सकते हैं एक दयनीय घटना है, जिसमें जो बच्चे हैं, अगर पता चलता है माता पिता की कि आने वाला बच्चा जो कन्या है तो उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। स्त्री को शिक्षा नहीं देना, यानी स्त्री शिक्षा को कम महत्व देना, यह भी महत्वपूर्ण है। प्रायः क्या होता है भारत में, अगर लड़की जो है वह 10वीं पास करती है या 12वीं पास करती है तो उनका विवाह कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये विवाह जो है वो क्या होता है, इनकी जो आगे की पढ़ाई है उसमें बाधक हो जाता है। हो सकता है कि ये लड़की जो महिला है, स्त्री जो है, वो आगे चल के एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करके हमें बेहतर डॉक्टर दे सकता है, इंजीनियर मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम नहीं सोचते हैं, उनके शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर घूम करके यहाँ एक नंबर वाले ऑप्शन में जाते हैं कि हमें ये लगता है कि महिलाएं सिर्फ यही काम करेगी, घरेलू दायित्व ही संभालेगी, तो हम इसे क्यों शिक्षा दे। ये सारी चीजें सोच करके शिक्षा का महत्व कम होता है, जो बहुत ही बड़ा गलत कदम है। हमें इन्हें आगे प्रोत्साहन करना चाहिए, इनकी शिक्षा को महत्व देना चाहिए, ताकि हमें लगना चाहिए कि नहीं, अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो उनके साथ नर्स भी है जो एक बेहतर सेवा देती है। तो इसलिए स्त्री शिक्षा का महत्व जो है कम है और इस तरह से भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। दूसरा, कभी भी परिश्रमिक की बात करते हैं, यानी मेहनत की अगर बात करें तो उसमें भी असमान वितरण होता है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है और उनका वेतन भी कम दिया जाता है। और इन सभी पहलुओं से हमें क्या पता चलता है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अगला प्रश्न है कि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं किए जा सकते हैं, कारण लिखिए। तो आपको बताना है कि जाति के आधार पर चुनाव का नतीजा नहीं हो सकता है। देखिए, मतदाता में जागरूकता पहली चीज। दूसरा, मतदाताओं द्वारा अपने आर्थिक हितों और राजनीतिक दलों को प्राथमिकता देना। तो इससे होता है क्या, देखिए, मतदाता में अगर जागरूकता होगा तो कई बार मतदाता जातीय भावना से ऊपर उठ करके मतदान करते हैं। वो जाति धर्म को नहीं देखते हैं और क्या करते हैं, एक बेहतर प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनका बेहतर मार्ग प्रदर्शन कर सके। मतदाता अपना आर्थिक हित देखते हैं, ऐसे नेता को चुनते हैं जो उनको बढ़ावा दे सके, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सके। अगर वो गरीब है तो उन्हें थोड़ी सहायता कर सके, किसानों के हित को बढ़ावा दे सके। राजनीतिक दलों को प्राथमिकता देते हैं, आर्थिक हित और राजनीतिक दल को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का संबंध रखता हो। किसी एक संसदीय क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं होता है,
यानी कि कोई भी एक ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहाँ केवल एक ही जाति के लोग रहते हों। तो इस आधार पर भी वहाँ पर जातीय बहुमत नहीं हो पाता है। मतदाताओं द्वारा विभिन्न आधारों पर मतदान करना, यानी कि मतदाता एक आधार नहीं रखते हैं, केवल जाति को आधार बना करके मतदान नहीं करते हैं, बल्कि वो आर्थिक, राजनीतिक और बहुत सारे पक्ष पर अपने मत रखते हैं और इस आधार पर वो मतदान करते हैं। और इसलिए भारत में जाति आधार जो चुनावी नतीजे है वो कभी भी तय नहीं हो सकते। प्रश्न है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान कौन कौन से हैं। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका उत्तर ये है कि भारत में कोई भी धर्म जो है राजकीय धर्म नहीं माना गया है। भारत में सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया गया है और प्रत्येक नागरिक अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म का पालन कर सकता है। और इन सभी बातों से हमें क्या पता चलता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इन सभी के साथ साथ भारत के संविधान में भी धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है, जिससे पता चलता है भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और ये सभी प्रावधान हमें ये इन बातों को बताते हैं। भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए? जैसा कि मैंने पहले प्रश्न पर डिस्कस किया कि नारी के साथ असमान बर्ताव किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनका महत्व नहीं दिया जा रहा है, उनके शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो उनके लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहला जो दहेज, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दहेज जो लेते थे उनको अवैधानिक घोषित कर दिया है कि कोई भी अब जो है दहेज नहीं ले सकता है और नहीं दे सकता है। पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर का हक दिया गया है। परिवार का जो संपत्ति है, कन्या भ्रूण हत्या को कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। अगर कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या का केस आता है तो वो कानूनी अपराध के तहत आता है और जो इसके अपराधी है उनको दंड दिया जा सकता है। समान कार्य, यानी कि कोई भी एक ऐसा काम है, मान के चलिए कि आपको एक डिजाइन बनाने दिया गया सॉफ्टवेयर का, या फिर आप किसी कह सकते हैं बिल्डिंग बन रहा है, कोई इमारत बन रहा है, उसमें मजदूर का काम कर रहे हैं, तो आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आपने कह सकते हैं 6 घंटा काम किया है या 8 घंटा काम किया है, तो 6 घंटे के लिए अगर 300 रुपया मजदूरी है, 300 रुपया अगर पुरुष को मिल रहा है तो स्त्री को भी 300 रुपया मिलेगा। अगर 6 घंटे के लिए भी 300 रुपया मिल रहा है तो इस काम के लिए स्त्री को भी 300 मिलेगा और पुरुष को भी 300 रुपया मिलेगा। इसी को बोलते हैं समान पारिश्रमिक प्रावधान। नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं को और बच्चे को, जो लड़कियां होती हैं, उन्हें ज्यादा जो शिक्षा पर जोर दिया गया है, उनको ढेर सारी सुविधाएं दी जाती है। इसके तहत योजनाएं लागू की गई है जिससे जो लड़कियां हैं वो पढ़ सकी। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत यानी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं। यानी कि महिला जो स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन जब हम स्वतंत्र हो गए 1947 में, 1947 में, तो उसके बाद की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर है, अभी भी पुरुष से वो बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ये आप कैसे समझा सकते हैं? इसको समझाना है। सबसे पहली चीज है साक्षरता दर। अगर आप साक्षरता दर देखें, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की देखें, तो महिलाओं की साक्षरता दर 54%, जबकि पुरुष 76 है। यानी कि 100 पुरुष में से 76 पुरुष पढ़े लिखे हैं और 100 महिलाओं में से केवल 54 महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं महिलाएं कम पढ़ी लिखी है। दूसरी, ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद, इस क्षेत्र में पुरुष महिलाओं से बहुत ही आगे। यानी ऐसे पद की बात कीजिए जिसमें जो वेतन है बहुत ही ज्यादा अधिक है, ठीक है ना, तो या फिर जो पद है, ऊंचा पद है, उसमें पुरुष ही आपको नजर आएंगे, महिलाएं बहुत ही कम आएंगे। असमान लिंग अनुपात भी बहुत ही ज्यादा असमान है। 1000 पुरुषों में कहीं 933 है तो कहीं 800 से भी कम महिलाएं मौजूद है। घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न, महिलाओं को घरेलू स्तर पर और सामाजिक स्तर पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। जन प्रतिनिधि संस्थाओं में कम भागीदारी, जन संस्था जो है उसमें बहुत ही ज्यादा कम भागीदारी है। और ये अंतिम था, छठा नंबर। ओके, महिलाओं में पुरुष की तुलनात्मक में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है, यानी कि महिलाएं आर्थिक रूप से कम आत्मनिर्भर है। तो इस प्रकार से ये 6 ऑप्शंस थे जिससे पता चलता है कि आज भी स्वतंत्रता के उपरांत भी भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। तो ये था 3 और 5 मार्क्स का पहला पार्ट। इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊंगा 3 और 5 मार्क्स के प्रश्न उत्तर के लिए। पार्ट 3 रहेगा इस चैप्टर का। तो उसके लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें। तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें। मुझसे पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।